हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर चल रहा था खिलजी वंश। हमारा खिलजी वंश का चैप्टर चल रहा है और खिलजी वंश का चैप्टर में हम जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ते हुए अब आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे कि खिलजी वंश में आगे क्या हुआ है। तो खिलजी में हम आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियानों के आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय अभियान किए और यह विजय अभियान आखिरकार किस प्रकार से रहे। तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत विजय अभियानों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान किस प्रकार से चलायमान रखे और किस प्रकार यह अभियान चलते रहे। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में, मैंने आपको पहले बताया कि उस समय जो है 4 राज्य हैं, 4 राज्यों पर उसने आक्रमण किया है। जो पहला राज्य है उसका नाम है देवगिरी, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा जो है वो है होयसल और चौथा जो राज्य है वो है पांड्य राज्य, ठीक है। यह 4 राज्य हैं जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दक्षिण भारत के उसने विजय अभियान यहां पर किए हैं। अब हम आज अध्ययन करते हैं कि आखिरकार जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इन क्षेत्रों पर अधिकार किस प्रकार से किया और उन्होंने ये विजय अभियान किस प्रकार से चलायमान रखे। तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि आखिरकार जो महाराजा रणजीत, यानी ये जितने भी महाराजा थे उस समय भारत के जितने भी शासक थे, उन शासकों ने आखिरकार ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके विरुद्ध बहुत अच्छे तरीके से युद्ध किए, परंतु अलाउद्दीन एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्व विजय का स्वप्न देख रहा था, विश्व विजय चाहता था। तो आखिरकार विश्व विजय के लिए जब उसने यानी ये सब कुछ सोच रखा था तो उसने क्या है कि बहुत ज़्यादा वो है इन्वॉल्व हो जाता है इन चीज़ों में कि आखिरकार उसे भारत पर पूरे भारत पर उसका अधिकार करना है। तो मलिक काफूर को वह कहता है कि मुझे किसी प्रकार से हो, मुझे दक्षिण भारत का एक एक राज्य अपने अधीन चाहिए, मुझे दक्षिण भारत पर पूरी तरीके से अधिकार चाहिए और यह जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंप रहा है? मलिक काफूर के ऊपर। अब आप एक चीज सोचिए कि मलिक काफूर वो आदमी है। मलिक काफूर के बारे में बात करते हैं। मलिक काफूर कौन है? अगर हम अलाउद्दीन के बारे में इतना पढ़ चुके हैं तो मलिक काफूर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। वैसे मैंने बता भी दिया कुछ तो इसके बारे में कि मलिक काफूर वो व्यक्ति है जिसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर को क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहते हैं। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की जितनी विजय हैं वो मलिक काफूर के माध्यम से ही प्राप्त की है। 2 चीज क्लियर हुई। दक्षिण भारत के विजय अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हो रहे हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। अब ये है क्या? मलिक काफूर को प्राप्त किया गया केम्बे से मलिक काफूर को प्राप्त किया गया। केम्बे कहाँ है? केम्बे है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में स्थित एक, वो कह सकते हो कि बंदरगाह है केम्बे, वहां से उसे प्राप्त किया गया। अब हम इसके आगे बात करें, केम्बे से उसे प्राप्त कर लिया गया, फिर इसके आगे क्या है? ये खंबात कहाँ है? खंबात है गुजरात क्षेत्र में। गुजरात विजय के अभियान प्राप्त किया गया, यानी 1299 ईस्वी में इसे खरीदा गया। यानी यह है एक दास था। मलिक काफूर क्या है? एक दास है और 1299 में इसे खरीदा गया। किसने खरीदा था? उलुग खां और नुसरत खान ने। उलुग खां और नुसरत खान ने इसे खरीदा था। कितने में खरीदा? 1000 दिनार में इसे खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदने के कारण क्या है? इसे 1000 दिनारी कहते हैं। 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। यहां तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे की बात करते हैं। 1000 दिनारी कहते हैं। अब 1000 दिनारी कहने के बाद में क्या है कि मलिक काफूर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ही बहुत तीव्र गति से यानी अब विजय अभियान किए यहाँ पर
और ये तेजी से अभियान कैसे किया उसने, क्योंकि उसमें एक जोश था। वैसे मलिक काफूर क्या एक हिजड़ा है, वह एक हिजड़ा था और पहले वह एक हिंदू था, बाद में उसे कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया, यानी पहले एक हिंदू था, बाद में उसे मुसलमान बना दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है कि जो मलिक काफूर वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुस्लिम बनने के बाद में एक दास रहने के बावजूद भी एक दास से बढ़कर वह एक सेनापति पद प्राप्त कर लेता है, यानी दास से बढ़ते बढ़ते वह एक सेनापति बन जाता है। कैसे बन जाता है कि आखिरकार मलिक काफूर में वो योग्यताएं थी कि उसने सेनापति का पद प्राप्त किया और सेनापति का पद प्राप्त करने के बाद में उसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब होता यह है कि पहले हम बात करते हैं देवगिरी पर। मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया तो उनमें हम बात करते पहले देवगिरी के बारे में, ठीक है। देवगिरी का राज्य कहाँ है? देवगिरी का जो राज्य है वह विंध्य पर्वत के आसपास का जो निचला भाग है, विंध्य पर्वत का निचला भाग, निचले भाग का क्षेत्र, महाराष्ट्र का आसपास का क्षेत्र देवगिरी राज्य कहलाता था। तो विंध्य पर्वत के आसपास का क्षेत्र, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो विंध्य पर्वत का क्षेत्र मुख्य रूप से कहलाता देवगिरी राज्य कहलाता था, ठीक है। यह देवगिरी राज्य है, यह एक हिंदू राज्य था और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। देवगिरी राज्य वो राज्य है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन ने पूर्व में क्या किया। आखिरकार अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करने की बात कही है, तो कारण क्या है, देवगिरी पर आक्रमण क्यों करना था? ऐसे तो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहेगा अलाउद्दीन खिलजी, पर अलाउद्दीन खिलजी ने अगर देवगिरी आक्रमण के लिए कहा है तो आखिरकार उसके पीछे कारण क्या था? तो देवगिरी पर आक्रमण के पीछे कारण यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को मानता है पथभ्रष्ट और धोखेबाज, इसलिए उसने आक्रमण करवाया। शासक बनने के बाद में उसने आक्रमण क्यों करवाया? कि वो मानता है कि उसने धोखा दिया है, देवगिरी राज्य ने, देवगिरी शासक ने धोखा दिया है और उससे जो धन मिलना था वह धन उसने भेजा नहीं, और इसी कारण क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करवा दिया। अब हुआ क्या है मैं बताता हूं कि 1294 ईस्वी के समथिंग जब उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो देवगिरी पर जब आक्रमण किया था तो पहले तो वहाँ के शासक ने अधीनता मान ली और बोला कि मैं आपको इतना धन ही दे देता हूँ। कुछ धन देकर जैसे अलाउद्दीन खिलजी को भेजने लगा तभी उसका बेटा आ जाता है सेना लेकर। जब उसका बेटा आ जाता है सेना लेकर तो क्या है वो शासक सोचता कि अब मैं तो इसे हरा दूंगा, तो उसने धन देने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया, बोला कि मैं अब आपकी अधीनता नहीं मानता और मैं आपको धन नहीं दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे युद्ध किया तो उनको पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया तो आखिरकार उनको अधीनता माननी पड़ी। अब देवगिरी का राजा अधीन हो गया। देवगिरी का राजा जैसे अधीनता स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं अब आपसे आपका अधीन हूँ, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, मैं आपके अधीन रहूँगा, जब वो ये बात मान लेता है तो आखिरकार होता ही है कि देवगिरी का जो शासक अधीनता स्वीकार करने के बाद में ये कहता है कि मैं लगभग आपको इतने करोड़ रुपए अभी दान दे रहा हूँ, हाथी दे रहा हूँ आपको, और मैं आपको ना यानी ये ही दे सकता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं माना कि मुझे इतने से नहीं मिलेगा, पर उन्होंने ये देखा कि अब क्या मिले, तो एक क्षेत्र था एलीचपुर। एलीचपुर एक क्षेत्र है जहाँ की वार्षिक जो आय है वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए वहाँ की वार्षिक आय थी। 3 लाख चांदी के सिक्के होते थे वो रुपए, ठीक है। तो 3 लाख रुपए वहाँ की वार्षिक आय थी और रामचंद्र देव से बात की गई कि आखिरकार आपका ये जो क्षेत्र है एलीचपुर वाला क्षेत्र ये मुझे दे दो, इसकी जो वार्षिक आय आए ये मेरे पास भिजवा दी जाए और इस प्रकार मैं मानूंगा कि आप मेरे अधीन रहेंगे। जिस दिन से मुझे इस क्षेत्र की आय मिलना बंद हो गई तो मैं आपको विद्रोही मान लूंगा, आप मेरी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आप पर वापस आक्रमण कर सकता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी के उस समय क्या है काफ़ी दबा दिया था, जलालुद्दीन शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बस एलीचपुर का प्रांत ही मांगा था उससे। तो वो क्षेत्र लेकर उसने क्या है कि एलीचपुर का क्षेत्र ले लिया
वहाँ से वार्षिक आय मांग ली, कुछ धन लेकर वापस आ गया, फिर कड़ा में अपने चाचा की हत्या कर देता है, फिर गद्दी पे बैठता है। पर जैसे वो सत्ता का परिवर्तन होता है, तो सत्ता के परिवर्तन होने के बाद में क्या है, रामचंद्र देव देखता है कि वो तो अब उत्तर भारत में बहुत बिजी है, अब तो सुल्तान बन गया है, अब उसका मेरे ऊपर डायरेक्ट अधिकार नहीं है। तो रामचंद्र देव मनमानी करने लग गया, है ना। तो वहाँ का शासक क्या है, अपनी मनमानी करने लग जाता है। अब वो मनमानी क्यों कर रहा है, क्योंकि जो रामचंद्र देव है, अब उसे लगता था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली के शासन में व्यस्त है, उत्तर भारत के विजय अभियान में व्यस्त है, तो उसको मेरे राज्य की भनक नहीं है, अब वो मेरे राज्य पे कुछ नहीं करेगा। तो उसने क्या है, जो एलिचपुर का जो प्रांत है, एलिचपुर का जो राज्य था, उसकी आय भेजना बंद कर दिया। यानी उससे जो 3 लाख रुपए मिलते थे ना, उनकी आय भेजना बंद कर दिया, उसका पैसा भेजना बंद कर दिया। और ऐसा उसने क्या है 3 साल तक किया, 1 साल नहीं 3 साल तक यह है चलता रहा। जब 3 साल तक उसे एलिचपुर की आय नहीं मिली, तब जाकर अलाउद्दीन खिलजी ये निर्णय लेता है कि मुझे रामचंद्र देव को वापस युद्ध में हराना पड़ेगा, और युद्ध में हराने के बाद में मुझे उसको वापस अपने अधीन करना चाहिए। और क्योंकि ये अब आय देना बंद कर दिया, तो आखिरकार मेरे को यहाँ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला कारण ये था कि एलिचपुर की जो आय मिल रही थी वो बंद हो गई। अब दूसरा कारण क्या है वहां पर आक्रमण करने का, कि देवगिरी जैसे क्षेत्र पर आक्रमण करने का दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये था कि ये दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। दक्षिण भारत में अगर एंटर होना है तो दक्षिण भारत में देवगिरी पर विजय प्राप्त किए बिना आप एंटर नहीं हो सकते। तो देवगिरी पर जब तक आप विजय नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आप वहां पर पूरे दक्षिण भारत पर विजय नहीं कर सकते। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, देवगिरी पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। पहले देवगिरी को जीतो और उसके पश्चात आप ना अन्य प्रांतों को जीत सकते हो। तो यह बात डिसाइड की गई कि आखिरकार देवगिरी को जीतना आवश्यक है, क्योंकि देवगिरी को जीते बिना हमें क्या है, वह विजय प्राप्त नहीं हो सकती। आखिरकार देवगिरी को जीतने के बाद में ही हम दक्षिण भारत को जीत सकते हैं। तीसरा कारण क्या है, अब तीसरा कारण यह है कि जो देवगिरी जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, राजा कर्ण बघेल, रायकर्ण जो हैं, जो बघेल शासक थे, गुजरात के शासक थे, वो भागकर कहाँ शरण लेते हैं, देवगिरी राज्य में लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 1299 ईस्वी में जब गुजरात पर उलुग खां और नुसरत खान ने आक्रमण किया था, तो कुछ समय युद्ध में परास्त होने के बाद में जो वहां का शासक था रायकर्ण या कर्ण बघेल, वो भागकर कहाँ शरण लेता है, देवगिरी राज्य में लेता है। और कर्ण बघेल की पत्नी क्या है, वो कमला देवी जो है, अब किसकी पत्नी है, अलाउद्दीन की पत्नी है। कमला देवी किसकी पत्नी है, अब अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। तब अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, तो अलाउद्दीन से वो बार-बार में कहती थी कि मुझे मेरी बेटी चाहिए वापस, आप मेरी बेटी वापस ला के दें। और उसकी बेटी का नाम है देवल, उसकी बेटी का नाम क्या है, देवल है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, देवल जो है वो उनकी बेटी थी। अब होता क्या है इसके आगे, कि देवल को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कमला देवी का आग्रह था कि मेरी पुत्री मेरे पास वापस लाई जाए, तो इस आग्रह के कारण फिर जो चौथा कारण बताया जाता है कि रामचंद्र देव के पास में रायकर्ण था, गुजरात का शासक था, तो यानी विद्रोहियों को शरण देता था, तो विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए भी वहां पर आक्रमण करना आवश्यक था। तो इन्हीं कारणों से क्या है कि जो देवगिरी जो क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया गया। तो देवगिरी पर आक्रमण करने का जो कारण है वह ये प्रमुख कारण थे। अब हम बात करते हैं कि जब वहां पर आक्रमण किया गया तो उस समय वहां का शासक कौन है, रामचंद्र देव है। ठीक है, वहां पर जो शासक कौन है, वो रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव ने आक्रमण किया। आक्रमणकारी कौन है, मलिक काफूर। मलिक काफूर सेना लेकर निकलता है और देवगिरी विजय अभियान के लिए जाता है। ठीक है, देवगिरी आक्रमण के लिए रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर को विशाल सेना लेकर भेजा जाता है। मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर आखिरकार देवगिरी के दुर्ग को घेर लेता है। देवगिरी के दुर्ग को घेर लेता है, चारों ओर से घेर कर उसका आसपास का जो कनेक्शन है उससे बंद कर देता है, आसपास के क्षेत्रों से उसका संपर्क तोड़ देता है। मलिक काफूर क्या है, बड़ा चालाक आदमी था, उसने आसपास के क्षेत्र से उसे सहयोग ना मिली, इसलिए उसका कनेक्शन तोड़ दिया और चारों ओर से देवगिरी के राज्य को घेर लिया था।
और उसने अपनी विशाल सेना के साथ में वहां पर आक्रमण किया। अब क्या है कि जानता था कि केवल मलिक काफूर का ये पहला आक्रमण है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलप खां, एक और सेनापति था, उसको भी भेज दिया सहायता के लिए। ठीक है, कि इसके विरुद्ध मलिक काफूर तो आक्रमण करने गया हुआ ही है, तो मलिक काफूर का ये क्योंकि पहला आक्रमण था ऐसा, तो अलप खां को भेजा गया कि मलिक काफूर के साथ में जाओ और तुम वहां पर आक्रमण में उसकी सहायता करो। अलप खां पहुंचता है और एक सेना, अतिरिक्त सेना लेकर आता है। तो इस प्रकार क्या है कि अब जो है अलाउद्दीन की एक विशाल सेना रामचंद्र के विरुद्ध आ जाती है, देवगिरी दुर्ग को घेर लेती है। देवगिरी दुर्ग को घेर लेती है और ये जो घेराव है वो किस समय का है? 1306 से 1307 ईस्वी का। 1306 से 1307 ईस्वी, यानी मालवा विजय के बाद में यहाँ अभियान हो रहा है। मालवा विजय के बाद में यहाँ पर अभियान हुआ है। 1306 से 1307 ईस्वी के बीच का एक घेराव रहा और इस पूरे दुर्ग को घेर लिया गया। घेरने के बाद में क्या है कि रामचंद्र देव को आखिरकार अपना जो कह सकते हो कि वो अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और रामचंद्र देव ने अधीनता मान ली। ठीक है, रामचंद्र ने अधीनता मान ली और अपने आप को दिल्ली सल्तनत का स्वामी भक्त बता दिया कि मैं अब क्या है दिल्ली सल्तनत का स्वामी भक्त बन के रहूंगा, मैं किसी भी प्रकार से क्या है कोई भी अब कोताही नहीं बरतूंगा, आपके साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। अब क्या है कि मलिक काफूर ने क्या है अधीनता मान ली, तो पहला तो चीज काम क्या किया, जो टैक्स बकाया था उसे वसूला, यानी जो 9 लाख रुपए बकाया थे, हर साल के 3 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए वसूल लिए। 9 लाख रुपए वसूले, फिर उसके बाद में जो देवल रानी या देवल जो थी कमला देवी की बेटी थी, उसको दिल्ली भेज दिया, क्योंकि कमला देवी ने आग्रह किया था अलाउद्दीन से कि आप मेरी पुत्री को मेरे पास वापस लेके आए। ठीक है, तो देवल रानी को मलिक काफूर ने क्या है दिल्ली भेज दिया। देवल रानी जैसे दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है देवल रानी की जो विवाह है, देवल रानी का जो विवाह वो करवा दिया, किससे? खिज्र खां से। अपने बेटे खिज्र खां से क्या है देवल रानी का विवाह करवा देता है। तो इस प्रकार क्या है देवल रानी की जो शादी है वो खिज्र खां के साथ में हो जाती है, जबकि पहले ये डिसाइड होता है कि देवल रानी की जो शादी है वो शंकर देव से होनी थी। किससे होनी थी? शंकर देव। शंकर देव कौन है? रामचंद्र देव का बेटा है। परंतु आखिरकार देवल रानी की जो शादी वो किससे होती है? वो हो जाती है खिज्र खां से। और खिज्र खां से होने के बाद में और कमला देवी से खुद ने विवाह कर ही रखा था अलाउद्दीन ने, तो इस प्रकार क्या है ये काम हो जाता है। अब रामचंद्र देव क्या है बहुत सा धन उन्हें प्रदान करता है और अब इससे हुआ क्या? अब मलिक काफूर ने क्या है टैक्स वसूल लिया, देवल रानी को प्राप्त कर लिया। अब देवल रानी को जब प्राप्त कर लिया तो अब मलिक काफूर एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को भेज दिया दिल्ली। अब दिल्ली गया और रामचंद्र देव ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। अब जैसे ये गया तो अलाउद्दीन खिलजी इसके सम्मान में खड़ा होता है, इसको गले लगाता है, मित्र बनाता है, अपना मित्रता का वादा करता है कि तुम मेरे मित्र हो, और रामचंद्र देव को रायन की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? राय रायन की उपाधि देता है। रामचंद्र देव क्या है राय रायन की उपाधि दे देता है। अब उपाधि देने के साथ में इसको जागीर भी देता है। ठीक है, जागीर दे रहा है किसकी? नौसारी क्षेत्र, नौसारी क्षेत्र की जागीर प्रदान कर देता है। ये नौसारी जो क्षेत्र है वो गुजरात का क्षेत्र है। नौसारी क्षेत्र की इसे जागीर प्रदान कर देता है कि मैं तुम्हें ये जागीर दे रहा हूं, आज से तुम मेरे मित्र हो, दक्षिण भारत में तुम मेरे पहले मित्र हो, मैं तुम्हें राय रायन की उपाधि देता हूं। तो इस प्रकार क्या है कि रामचंद्र देव और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और एक अच्छे संबंध स्थापित
हो जाते हैं। और यह क्या है, काफी लंबे समय तक चलता रहता है। तो यह स्थापित क्यों किए गए, यह मित्रता क्यों स्थापित हुई? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था। वो ये मानता था कि अगर मुझे दक्षिण भारत पर अधिकार करना है, अगर मुझे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है, पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार करने के लिए मुझे वहां पर मित्र चाहिए, न कि शत्रु। क्योंकि दिल्ली से मैं दक्षिण में एकदम से नहीं पहुंच सकता, तो मुझे वहां पर विजय मित्रता के लिए करनी है, न कि शत्रुता के लिए। तो विजय के लिए उसने क्या है, वहां पे सभी शासकों से मित्रता का काम किया। रामचंद्र देव को अपना मित्र बना लिया, राय रायन की उपाधि दे दी, जागीर दे दी। इससे क्या है कि उसे खुशी मिली। अब एक सोचने वाली बात है कि अगर उससे नौसारी का क्षेत्र की जागीर मिल रही है, फिर भी जो एलिचपुर है उसकी आय क्यों ले रहा है? अगर वो उसे जागीर दे रहा है, अगर कमाई का दूसरा साधन दे रहा है, तो उसकी बजाय ये क्यों नहीं माफ कर देता? एलिचपुर की जागीर क्यों नहीं देता? एलिचपुर का जो क्षेत्र है वो उसका क्षेत्र है, रामचंद्र देव का। तो एलिचपुर की आय इसलिए लेता था कि वो माने कि मैं तुम्हारे राज्य से कर ले सकता हूं, तुम मेरे अंतर्गत हो। और जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो देकर ये साबित किया कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे क्षेत्र पर जागीरदार के तौर पे काम कर सकते हो, आप मेरे क्षेत्र के जागीरदार बन सकते हो, आप मेरे मित्र हो। तो उससे ये साबित किया, और एक तरफ मालिक होना भी बता रहा है, दूसरी तरफ मित्र होना भी बता रहा है। तो मालिक और मित्र के संबंध जाहिर करने के लिए उसने ये काम किया, राय रायन की उपाधि दी। हालांकि शंकर देव जो है, इनके बेटे हैं, रामचंद्र देव के बेटे हैं शंकर देव, उनको पसंद नहीं आया कि आखिरकार मेरे पिता अलाउद्दीन के साथ रहे। तो जब तक रामचंद्र देव जीवित रहा तब तक क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और रामचंद्र देव ने निर्विरोध रूप से इसके मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की, और इस प्रकार देवगिरी का जो अभियान है वो सफल रहा। अब हम इसके बाद की बात करते हैं। अब रामचंद्र देव की मृत्यु होती है तो उसके बाद में गद्दी पे बैठता है शंकर देव। शंकर देव गद्दी पे बैठता है। तो शंकर देव जैसे गद्दी पे बैठता है तो उसने क्या है, अलाउद्दीन की अधीनता अस्वीकार कर दी। अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के पीछे दो कारण थे। एक तो अलाउद्दीन को वह तुर्क मानता था, यानी मुस्लिम शासक मानता था, उसकी अधीनता में वो रहना नहीं चाहता था। अलाउद्दीन की अधीनता में नहीं रहना चाहता था, इसी कारण उसने विद्रोह कर दिया। दूसरा कारण यह था कि देवल रानी का विवाह शंकर देव से होने वाला था, परंतु क्या है, आखिरकार देवल रानी का विवाह खिज्र खां से हो जाता है। तो इसी कारण क्या है कि एक कैसे व्यक्तिगत यानी असंतोष था शंकर देव के मन में, और इसी कारण क्या है उसने उससे कह सकते हो कि यानी अपने पक्ष में नहीं चाहता था। और इसी कारण है कि जब 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु होती है तो शासक कौन बन जाता है? शंकर देव बन जाता है। शंकर देव बन जाता है। तो 1312 ईस्वी में शंकर देव शासक बन गया। अब क्या, शासक बनने के बाद में इससे ना अपनी अधीनता साबित करनी थी। किसके लिए? अलाउद्दीन के लिए, अलाउद्दीन के पक्ष में। क्योंकि नया शासक बैठा है, रामचंद्र देव तो उसके अधीन था, ये मानते थे, पर जब ये नया शासक बैठा तो इसको भी अधीनता स्वीकार करनी थी। एक तरह से कह सकते हो औपचारिकता थी, परंतु इसने स्वीकार नहीं की और इसने विद्रोह कर दिया। और 1313 ईस्वी में फिर से मलिक काफूर को भेजा जाता है। 1313 ईस्वी में शंकर देव के विरुद्ध मलिक काफूर को पुनः भेजा जाता है। तो ये देवगिरी पर दूसरा आक्रमण है। देखा जाए तो तीसरा आक्रमण है वैसे तो, परंतु शासक बनने के बाद में उसका दूसरा आक्रमण है। ये आक्रमण शंकर देव को परास्त करने के लिए और शंकर देव की विद्रोह को समाप्त करने के लिए किया गया। तो शंकर देव को परास्त करने के लिए आक्रमण किया 1313 ईस्वी में। 1313 ईस्वी में जब ये अभियान किया गया तो इतनी तीव्रता से अभियान किया गया क्योंकि शंकर देव के विद्रोह से क्या दक्षिण में अव्यवस्था फैल रही थी, इसलिए अभियान किया गया। और काफूर ने क्या है इसको युद्ध के लिए ललकारा। और शंकर देव ने बहुत बड़ी गलती क्या की, उसने सीधा युद्ध लड़ लिया। ठीक है, सीधा युद्ध लड़ा, युद्ध में यह परास्त होता है और परास्त होकर ये मर जाता है। तो इस प्रकार शंकर देव की मृत्यु हो जाती है और देवगिरी पर क्षेत्र पर अलाउद्दीन यानी मलिक काफूर का अधिकार हो जाता है। मलिक काफूर वहां पे अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से केवल शंकर देव 1 वर्ष ही शासन कर पाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद में। वो भी इसलिए कर पाता है क्योंकि आखिरकार जो शंकर देव है वो विद्रोह नहीं करते तो काफी शायद लंबे समय तक शासक रहते। और 1313 ईस्वी में
जो मलिक काफूर है वो एक सेना लेकर वहाँ पहुँचते हैं और सेना के माध्यम से वहाँ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब सेना के माध्यम से शंकरदेव ने वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त यानी शंकरदेव को परास्त कर दिया, देवगिरी पर अधिकार कर लिया। अब जो देवगिरी क्षेत्र है वो क्या है, दिल्ली के अंतर्गत आ गया है। अब शंकरदेव वहाँ पर परास्त हो गया है और देवगिरी क्षेत्र किसके अधीन आ गया है, दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया है। तो इस प्रकार जो देवगिरी में दो शासक थे, पहले तो रामचंद्र देव था, कब तक, 1312 ईस्वी तक, और दूसरा था शंकरदेव, ये 1312 से ये 1313 ईस्वी तक शासक था। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहां पर जो शंकरदेव है उसको परास्त करने के लिए 1313 ईस्वी में अभियान हो रहा है और यहाँ पर इसको 1306 से 1307 ईस्वी, ये दोनों अभियान किसने किए हैं, मलिक काफूर ने किए। मलिक काफूर ने अभियान किए हैं। ये दो विजय अभियान थे जो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए और देवगिरी पर विजय अभियान के लिए किए गए। तो एक तरह से कही जाए कि देवगिरी पर जो दो अभियान किए गए मलिक काफूर के नेतृत्व में वो सफल रहे और इन्हीं सफल आक्रमणों के कारण है कि देवगिरी और जैसे क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के कारण क्या जो सुल्तान की नज़र में है वो अलाउद्दीन की नज़र में जो है मलिक काफूर की स्थिति और अच्छी हो जाती है। मलिक काफूर का ओहदा बढ़ जाता है, मलिक काफूर का स्थान अब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने देवगिरी जैसे क्षेत्र पर बड़े कूटनीतिक तरीके से या फिर अपनी चतुराई से विजय प्राप्त की और उसे दिल्ली राज्य के अधीन लेके आ गए, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करवा दी और वहां पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आखिरकार मलिक काफूर की देवगिरी विजय के पश्चात उसने फिर आक्रमण कहाँ किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके पश्चात जो अभियान है वो किया गया तेलंगाना क्षेत्र पर। ठीक है, इसके बाद में जो विजय अभियान है वो तेलंगाना क्षेत्र पर किया गया। तेलंगाना क्षेत्र को वारंगल भी बोलते हैं, तेलंगाना क्षेत्र है उससे क्या बोलते हैं, वारंगल क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अभियान है वो 1310 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1310 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण हुआ है। ठीक है, वारंगल या तेलंगाना जो क्षेत्र है उस पर अभियान कब हुआ? 1310 ईस्वी में। ठीक है, यह जब आक्रमण हुआ है किस लिए हुआ है कि दक्षिण क्षेत्र विस्तार के लिए यह आक्रमण हुआ था। 1310 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ है। तेलंगाना क्षेत्र है, इसकी राजधानी वारंगल थी और यहाँ का जो शासक है वो प्रताप रुद्रदेव था। यहाँ का जो शासक है वो है प्रताप रुद्र देव। तेलंगाना क्षेत्र का शासक था प्रताप रुद्र देव। तो जो 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध किसको भेजा गया है? मलिक काफूर को भेजा गया। ठीक है, मलिक काफूर को भेजा गया। देवगिरी विजय के बाद में जैसे ही मलिक काफूर वापस वहां पहुंचता है, उत्तर भारत पहुंच जाता है, तो मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव के लिए भेज दिया जाता है कि बोला अब आप है ना तेलंगाना विजय क्षेत्र में विजय प्राप्त करो, अब तुम्हें वहां पर विजय प्राप्त करनी है। तो 1309 ईस्वी में इसे रवाना किया जाता है। अक्टूबर नवंबर का महीना है और कहा गया कि अब आप है ना मलिक काफूर तेलंगाना क्षेत्र पर विजय प्राप्त करो और इसके लिए आप देवगिरी राज्य से सहायता ले लेना। ठीक है, तो रामचंद्र देव के पास संदेश भिजवा दिया कि मलिक काफूर आ रहा है तेलंगाना पर विजय प्राप्त करने के लिए और आप उसे सहायता प्रदान करेंगे। तो मलिक काफूर क्या है 1309 में दिल्ली से रवाना होता है, प्रताप रुद्रदेव तक पहुंच जाता है। 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव को घेर लेता है और प्रताप रुद्रदेव की जो राजधानी है वो कौन सी है? वारंगल है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वारंगल है। तो प्रताप रुद्रदेव की राजधानी वारंगल को घेर लिया जाता है। घेर कर उसको विवश किया जाता है कि आखिरकार वह समर्पण कर दे। तो प्रताप रुद्रदेव ज्यादा समय तक युद्ध का यानी कह सकते हो कि सामना कर नहीं सकता था। ज्यादा समय तक युद्ध का सामना न करने के कारण क्या है कि उसका किला यानी संकट में आ गया और उसको क्या है कि अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो अब जैसे
प्रताप रुद्र देव को घेर लिया गया, वारंगल राजधानी घेर ली है। आसपास के क्षेत्र से प्रताप रुद्र देव ने जितने प्रयास करने थे कर लिए, विजय नहीं मिल रही। विजय नहीं मिलने के कारण प्रताप रुद्र देव अब संशय में आ गया। तो उसने क्या, प्रताप रुद्र देव ने है ना अपनी सोने की मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई और उसको जंजीर में जकड़ लिया। ठीक है, सोने की मूर्ति बनाकर जंजीर में बंधवाकर उसने मलिक काफूर के पास में भिजवा दी। ठीक है, अब वो अपनी राजधानी को बचा नहीं पा रहा था, हारने वाला था। तो अपने प्राण बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए उसने क्या, सोने की मूर्ति बनाकर मलिक काफूर के पास भिजवा दी। मलिक काफूर ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार क्या है, प्रताप रुद्र देव की अधीनता स्वीकार कर लेता है। प्रताप रुद्र देव अधीनता स्वीकार करने से क्या है, अब जो तेलंगाना राज्य है वो किसके अधीन हो गया, दिल्ली के अधीन हो गया। अब ये भी राज्य क्या है, अलाउद्दीन के अधीन है। ठीक है, तो यह देवगिरी के बाद में दूसरा राज्य है जिसने मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली की अधीनता अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बना के भेजी, पहला फैक्ट। दूसरा, इसके बाद में उसने लगभग कहा जाता है कि 700 हाथी भेजे, यानी बहुत से हाथी उसने प्रदान किए, बहुत सा सोना उसने प्रदान किया गया। ठीक है, जब प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण करने के लिए गया था तो मलिक काफूर की सैनिक सहायता के साथ साथ में जो रसद, खाना पीना और तरह की जो चीजें हैं ना, वो देवगिरी राज्य उपलब्ध करवा रहा है। यानी जब तेलंगाना राज्य पर मलिक काफूर आक्रमण कर रहा था तो मलिक काफूर को जो भी चीज चाहिए थी वो चीज देवगिरी उपलब्ध करवा रहा था। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव, वो खाना चाहिए था तो खाना उपलब्ध करवा रहा था, खान पीन के लिए, घोड़े के लिए घास हुई, पानी हुआ, बहुत सी चीजें वो वहां से उपलब्ध हो रही थी, अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो रहे थे। तो बहुत सी चीजें देवगिरी राज्य से आ रही थी मलिक काफूर के लिए। सोने की मूर्ति बनाकर अधीनता स्वीकार करता है और फिर प्रताप रुद्र देव क्या है कि यहां पर क्या है, कोहिनूर जो हीरा है, कोहिनूर का जो हीरा है वो भी प्रदान करता है। कोहिनूर का जो हीरा है प्रताप रुद्र देव अब मलिक काफूर को प्रदान करता है। तो इस प्रकार क्या है, कोहिनूर का हीरा जो गोलकोंडा की खानों से निकला था वह वहां से निकलकर प्रताप रुद्र देव के पास सुरक्षित था। प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया, मलिक काफूर ने वो हीरा अलाउद्दीन को सौंप दिया था। तो इस प्रकार प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर का हीरा, सोने की अपनी मूर्ति, 700 हाथी, बहुत सा सोना, यह है काफूर को प्रदान कर दिया और इतना धन उसे कभी नहीं देखा था। यानी प्रताप रुद्र देव ने जितना धन प्रदान किया था मलिक काफूर ने इतना धन कभी दिल्ली में नहीं देखा था। जब वो इतना धन लेकर दिल्ली पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत किया गया और देखा जाए तो इससे क्या है, मलिक काफूर की प्रतिष्ठा में बढ़ाई जाती है और वो काफ़ी क्या बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। और इस प्रकार क्या है कि तेलंगाना जो क्षेत्र है प्रताप रुद्र देव का वो दिल्ली के अधीन हो जाता है। अब इसके बाद में जो अगला आक्रमण है वो होता है द्वार समुद्र पर, यानी होयसल जो राज्य है उसकी राजधानी है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र राज्य था। ठीक है, द्वार समुद्र क्षेत्र उसकी राजधानी थी। होयसल राज्य है, जैसे ये तेलंगाना राज्य था, ये देवगिरी राज्य है, देवगिरी राज्य और देवगिरी ही उसकी राजधानी थी। तेलंगाना राज्य है उसकी राजधानी वारंगल है, होयसल राज्य है उसकी राजधानी द्वार समुद्र है। तो द्वार समुद्र पर अटैक करने के लिए भेजा गया। अब यह जो आक्रमण है वो कब हुआ, 1313 ईस्वी में। यह आक्रमण के लिए कब भेजा गया है, 1313 ईस्वी में भेजा गया। किसको भेजा गया, यहाँ पर मलिक काफूर को ही भेजा गया है। ठीक है, मलिक काफूर को ही भेजा गया है वापस आक्रमण करने के लिए। अब इस समय द्वार समुद्र जो है वहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और यहां पर जो शासक है वो कौन है, वीर बल्लाल, वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय उस समय राजा था द्वार समुद्र होयसल का और उसने वहां पर शासन कर रहा था होयसल राज्य पर, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है। तो वो वहां पर शासन कर रहा था, उसका शासन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। ठीक है, बहुत आसानी से चल रहा था। परंतु ऐसा राज्य था जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा सुरक्षित राज्य था, आसपास में चारों ओर जंगल थे। इसके जंगल होने के साथ साथ में इसका जो क्षेत्र है वो यानी एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी
हम गणना ऐसे क्षेत्रों में कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हम बात करें होयसल राज्य की, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जंगल का इलाका चारों ओर से घेर रखा है इसने। तो एक ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में ये निवास कर रहा था कि आखिरकार इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता था। तो इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता था, तो इसने बड़ी आसानी के साथ में क्या है, आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन करके रखा था। ठीक है, हम इसके आगे बात करते हैं। जो इस समय होयसल जो क्षेत्र है, यानी वो कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र है, द्वार समुद्र इसकी राजधानी है। राजधानी होने के साथ में वीर वल्लाल तृतीय उस समय यहाँ का शासक था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध सफलता मिली, तो उसने यह सोचा कि अब मेरे को क्या है, होयसल राज्य पर भी विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। होयसल राज्य पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब इस पे विजय क्यों प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि यह जो राज्य है वो अपनी संपत्ति के कारण। एग्जाम्पल देता हूँ, जब तेलंगाना पर अधिकार किया तो उसे इतना सारा धन मिला, इतना ज़्यादा धन प्राप्त हुआ था, तो जो कि उसके स्वप्न से भी बाहर था कि आखिरकार कभी क्या इतना धन किसी को मिल सकता है। इतना धन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। किसी भी विजय अभियान में आज तक कोई भी इतना धन लेकर नहीं लौटा था। तो जो तेलंगाना से जो धन प्राप्त हुआ था, जो पैसा प्राप्त हुआ था, उससे वो बड़ा प्रभावित था। ठीक है, तो उससे प्रभावित होने के कारण वह चाहता था कि आखिरकार जो तेलंगाना क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है वो क्षेत्र, उतना ही धन अगर हमें होयसल से प्राप्त हो गया तो मेरी तो पुश्ते बैठ के खाएंगे। ठीक है, वो ये सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा राज्य अगर हमें वापस मिल जाए तो इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से मेरे पास इतना धन हो जाएगा कि मैं विश्व विजय का स्वप्न पूरा कर सकता हूँ और मेरे विजय अभियान और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कारण क्या है, उसका बड़ा इंटरेस्ट था कि वह वहाँ पर अधिकार कर ले। परंतु हुआ यह है कि वह क्या है कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था इन चीज़ों के लिए। तो उसने एक आइडिया क्रिएट किया कि उसे किसी भी प्रकार से आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना था। किस लिए जमा करना था? क्योंकि उसे वहाँ पर अधिकार करके अपने क्षेत्र को विस्तृत करना था, क्षेत्र को विशाल करना था, धन प्राप्त करना था। इन दो कारणों से उसने होयसल राज्य पर अधिकार करने के लिए काम किया। वह आप एक चीज़ और नोट करिए कि 1306-7 में विजय प्राप्त की, 3 साल का गैप देने के बाद में 1310 में आक्रमण हुआ है। ठीक है, उसने 3 साल तक मलिक काफूर को नहीं बोला कि आखिरकार तुम आक्रमण करो। उसी प्रकार से 1313 ईस्वी 3 साल गैप दिया। क्यों दे रहा है? कि मलिक काफूर की तरह, मलिक काफूर ही नहीं, उस समय जो यानी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, वो भी ये जानता था कि सेना को विश्राम चाहिए, विश्राम के पश्चात उससे युद्ध करना चाहिए। अगर सेना जितनी स्फूर्तिवान होगी वो हम कुछ टाइम बाद में युद्ध करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, वो चीज़ें सीखेंगे, आसपास के क्षेत्र पे हमारा कंट्रोल रहेगा, तो फिर हम बाद में जाकर आक्रमण करेंगे। तो उसने पूरा अच्छा समय लिया, अपने सेना को भी रेस्ट किया, प्रशिक्षण दिलवाया, आसपास के क्षेत्र की जानकारी हासिल की। अब जिन क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली उनके स्वामी भक्ति भी चेक कर ली, और इस प्रकार क्या है, उन क्षेत्रों को अपने अधीन रखने के लिए उसने बहुत अच्छा योजना बना ली, अच्छी योजना बनाई। और फिर उसने मलिक काफूर को फिर से भेजा, 1312 ईस्वी में वापस भेज दिया कि जाओ अब तुम वहाँ पर आक्रमण करो। परंतु 1312 ईस्वी में उसने पहले तो 1313 ईस्वी में जो ये शंकर देव का यानी पंगा खड़ा हो गया था बीच में कि उसने विद्रोह कर लिया था, तो पहले उससे पराजित कर दिया गया और उससे पराजित करके देवगिरी राज्य पर अधिकार कर लिया गया। देवगिरी पर अधिकार करने के बाद में ही उसने क्या है, यहाँ पर अभियान किया था। द्वार समुद्र पर अधिकार क्यों किया? द्वार समुद्र पर आक्रमण कब करता है? द्वार समुद्र पर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि वह यहाँ पर अधिकार करके उसको अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, वह अपने अधीन करना चाहता था और इसके लिए बहुत आवश्यक था कि आखिरकार किस प्रकार से ना उस क्षेत्र को अपने अधीन किया जाए और किस प्रकार उस क्षेत्र पर कंट्रोल किया जाए। तो मलिक काफूर ने शंकर देव को परास्त करने के बाद वीर वल्लाल को घेर लिया
द्वार समुद्र को घेर लिया, द्वार समुद्र की राजधानी को घेरकर वीर बल्लाल से युद्ध किया। वीर बल्लाल को इतना विवश कर दिया कि आखिरकार उसे युद्ध में शामिल होना पड़ा, उसे युद्ध करना पड़ा और वीर बल्लाल ने जो है उनसे युद्ध किया, परंतु वह द्वार समुद्र की रक्षा नहीं कर पाया। परंतु उसने जब द्वार समुद्र की रक्षा नहीं कर पाया तो उसने क्या है, द्वार समुद्र की जब वो रक्षा नहीं कर पाया तो उसने क्या है, एक संदेश भेजा मलिक काफूर के पास में कि मैं अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। तो मलिक काफूर ने उसकी अधीनता स्वीकार मान ली, और क्योंकि वीर बल्लाल क्या है, उसने प्रतापरुद्र देव को देखा, उसने अधीनता मानी, वो स्वतंत्र रह पाया। रामचंद्र देव ने मानी, वो स्वतंत्र रह पाया। परंतु अगर जो अधीनता नहीं मानता, जैसे शंकर देव ने अधीनता नहीं मानी बाद में, तो ये मर गया, तो कहीं उसे ना मरना पड़ जाए, तो अपने जीवन की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद में क्या है, यह दूसरा व्यक्ति है, रामचंद्र देव के बाद में यह दूसरा व्यक्ति है जिसे मलिक काफूर दिल्ली लेके गया। ठीक है, मलिक काफूर क्या है, इससे दिल्ली लेके गया, वीर बल्लाल को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली जाने के बाद में जो है वीर बल्लाल को है बहुत सा धन प्रदान, यानी बहुत सा धन अलाउद्दीन को प्रदान किया। अलाउद्दीन को प्रदान करके तो अलाउद्दीन को प्रदान कर दिया कि आखिरकार अब आप है ना, अब हमारे अधीन रहें। अलाउद्दीन ने इसको सपोर्ट किया। अब वीर बल्लाल तो धन दे रहा है, अधीनता स्वीकार कर रहा है। अब बदले में अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी इसे खिलरत प्रदान करता है। खिलरत मतलब होती है कि इसके राज्य को यानी इसकी राज्य को स्वीकृति दी कि आप मेरे अधीन हो, आप राजा हो। फिर इसको मित्रता मानता है, छत्र प्रदान करता है, चौर प्रदान करता है, तो इसको वस्त्र इत्यादि भेंट देकर इसका सम्मान करता है, इसे मित्र बना लेता है। तो इस प्रकार क्या है, होयसल राज्य को मित्र बना लिया गया। और मित्र बनाने से क्या है कि एक विस्तृत कह सकते हो कि विस्तृत योजना के अंतर्गत होयसल, तेलंगाना, वारंगल जितने बड़े क्षेत्रों को अपने अधीन और अपने कंट्रोल कर लिया गया। मित्र के रूप में उसने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी रखा और वहां पर क्या है, अपनी शत्रुता भी नहीं की, यानी वहां पे बैर नहीं वसूला, वहां पे मित्र ही बनाए और मित्र बनाकर अपने राज्य का विस्तार रखा। मलिक काफूर की यह तीसरी सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। और जब मलिक काफूर ने वहां पर विजय प्राप्त की तो एक तरह से कह सकते हो कि मलिक काफूर का वर्चस्व अब वहां के सबसे बड़े अमीरों में होने लग गया। अब ये जो होयसल राज्य है वो भी क्या है, दिल्ली के अधीन हो गया। ठीक है, अब होयसल राज्य का दिल्ली के अधीन होने से क्या है कि जो दिल्ली का साम्राज्य है वो तमिलनाडु, कर्नाटक तक बढ़ गया और अलाउद्दीन का राज्य अब दक्षिण तक छूने लग गया। अब उससे वहां से धन भी मिलने लग गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब अलाउद्दीन खिलजी का एक और राज्य और बसता है, वो बसता है पांड्य राज्य, जो केरला और आसपास का क्षेत्र था। अब ये क्षेत्र उसके अधीन नहीं था, तो पांड्य राज्य को भी अधीन करना बहुत ज़रूरी था। परंतु उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि पांड्य राज्य जो है वो एक स्वतंत्रता प्रिय राज्य था। यह इतने बड़े बड़े राज्य, तेलंगाना, होयसल राज्य भी कई बार उस पर आक्रमण करने की सोचते थे, परंतु नहीं जीत पाते थे। क्यों? क्योंकि पांड्य राज्य अपने आप में बहुत, कह सकते हो, अपने आप में बहुत अलग ही प्रकार के वह लोग थे। उन्हें अपनी यानी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्रिय थी, वो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहते थे। और इसी कारण क्या है, पांड्य राज्य का बहुत बड़ा उस समय यानी कह सकते हो इतिहास ये रहा कि दिल्ली की अधीनता सभी दक्षिण राज्यों ने स्वीकार कर ली, परंतु पांड्य राज्य ही एक ऐसा राज्य था जिस पर मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की। मलिक काफूर ने पांड्य राज्य को जीता, रामेश्वरम तक विजय प्राप्त कर ली, परंतु फिर भी पांड्य राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की।
पांड्य राज्य में अव्यवस्था थी, परंतु फिर भी उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। पांड्य राज्य ने आगे से बढ़कर अलाउद्दीन से संपर्क स्थापित किया, परंतु फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की। पांड्य राज्य को अपनी स्वाधीनता बहुत प्रिय थी, इसी कारण उसने कभी भी दिल्ली अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और पांड्य राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत सशक्ततापूर्वक यानी अलाउद्दीन खिलजी से प्रतिरोध किया। अब बात करते हैं कि ये पांड्य जो राज्य है, यह इसका स्वभाव ही ऐसा था कि यह किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था। यह किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था, यह किसी के बंदिश में न रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिरकार मैं एक ऐसा राज्य छोड़ दूं जो कि मेरे कंट्रोल में ना हो, मैं उसको कंट्रोल करूं। तो ये कंट्रोलिज्म वाला चक्कर था, जिसके कारण क्या है पांड्य राज्य पर बहुत ज़्यादा बंदिशें थी। हुआ यह है कि जो पांड्य जो राज्य है वहाँ पर दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, ठीक है। उनके बीच में गृहयुद्ध चल रहा था। उनके बीच में क्या है, गृहयुद्ध चल रहा था। गृहयुद्ध क्यों चल रहा था, गद्दी के लिए, कि कौन गद्दी पे बैठा। तो उनके बीच में बहुत सा मतभेद चल रहा था। एक भाई बोल रहा था मैं गद्दी पे बैठूं, दूसरा बोल रहा था मैं गद्दी पे बैठूं। तो गद्दी के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। अब ऐसे लड़ाई में क्या है कि जो है कि आखिरकार कभी किसी का पक्ष भारी हो जाता था, कभी किसी का पक्ष भारी हो जाता था। और उसी समय क्या है, दक्षिण भारत है वहाँ पर यह चल रहा था कि आखिरकार जो वहाँ के जो राजा हैं या फिर वो जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पांड्य राज्य को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो पांड्य राज्य था, तो वीर पांड्य सुंदर पांड्य के जो यानी एक गृहयुद्ध चल रहा था, तो ये वीर पांड्य और सुंदर पांड्य चल रहे थे। तो वहाँ के जो सामंत थे वो भी चाहते थे कि ये लड़ते रहें, उनका भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो दक्षिण भारत पे उस समय मलिक काफूर आक्रमण कर रहा था अलाउद्दीन के नेतृत्व में, अलाउद्दीन के लिए कर रहा था। तो एक ऐसी शक्ति देखी उन्होंने कि जिसने ना उनके सीमा तक आक्रमण किए हैं, उनके सीमा तक विजय अभियान किए हैं। तो अलाउद्दीन की बड़ी प्रसिद्धि सुनी कि अलाउद्दीन ने यहाँ तक विजय अभियान किया है, ये भारत का ऐसा शासक है जिसने भारत पर इतना बड़ा विजय अभियान किया है। तो आखिरकार मलिक काफूर क्या है कि उसने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। तो जो ये यहाँ पर मैंने आपको डेट गलत बताई है, ये 1311 है, 1311 ईस्वी। अब क्या है, जो यहाँ पर जब उसने विजय अभियान किए तो जो यहाँ पर है वहाँ पर भी ये 1311 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है। पांड्य राज्य जो है उसको माबर राज्य भी बोलते हैं, माबर राज्य। यहाँ पर दो भाई सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, इनके बीच में गृहयुद्ध चल रहा था, ठीक है। इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो इन दोनों भाइयों की गृहयुद्ध चल रहा था 1311 ईस्वी में। उसी समय मलिक काफूर होयसर राज्य को जीत चुका था। जब उसे ये सूचना मिली कि दिल्ली के सुल्तान का अमीर यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर विजय अभियान कर रहा है, तो उन्होंने क्या है कि उसी में से एक भाई जो सुंदर पांड्य था उसने अलाउद्दीन के पास संदेश भेजा। अलाउद्दीन के पास संदेश क्या भेजा कि मुझे अपने भाई पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सहायता प्रदान करें, यानी मैं अपने भाई पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, तो आप मुझे सहायता प्रदान करें। और आपका जो अमीर है वो अभी यहीं पर है, तो उसके जो है लिए आप मेरे को क्या है थोड़ा सा सहयोग दें और मेरे को सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं क्या है कि अपने भाई को पराजित करके पांड्य वंश का राजा बन सकूं। सुंदर पांड्य ने सहायता मांग ली वीर पांड्य के विरुद्ध। अलाउद्दीन को संदेश मिलना था। उस समय मलिक काफूर दक्षिण भारत में था, तो मलिक काफूर को तुरंत संदेश भेजा गया कि तुम ना तुरंत इसको जीतने के बाद में पांड्य राज्य पर अटैक कर दो और सुंदर पांड्य की सहायता करो। अब जब सुंदर पांड्य के राज्य यानी माबर पर जब आक्रमण होता है, मलिक काफूर सेना लेकर आता है, पांड्य राज्य घेर लेता है, आक्रमण करता है, मारकाट करता है,
तब जाके सुंदर पांडे को ये महसूस होता है कि आखिरकार मैंने गलत कर दिया, दो भाइयों की लड़ाई में मैंने किसी विदेशी को बुलाकर मैंने अपने राज्य को नाश करवा दिया। इससे सुंदर पांडे को ग्लानि होती है और इस प्रकार क्या है कि वो भाग जाते हैं। आखिरकार पांडे राज्य पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आक्रमण होता है। पांडे राज्य पर यानी अलाउद्दीन की जो सेना है काफ़ी ज़्यादा यानी मारकाट करती है। कहा जाता है बहुत सा धन लूटा गया यहाँ से, परंतु जैसे ही वहाँ पर धन आसपास में लूटा जाता है, विजय अभियान होते हैं, तो विजय अभियान होने के बाद में होता क्या है कि इतने बड़े क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली जाती है, परंतु फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। अब माबर राज्य पर विजय प्राप्त हो गई, पांड्य राज्य था, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, दो भाई थे। आक्रमणकारी मलिक काफूर है। अब जब वो आक्रमण करता है मलिक काफूर, तो इन दोनों का भ्रातृत्व प्रेम जाग जाता है, ये सहयोग नहीं करते। मलिक काफूर पूरे पांड्य राज्य पे विजय प्राप्त कर लेता है, तहस नहस कर देता है, आसपास के क्षेत्रों को लूटता है, धन लूटकर वह पुनः छूट चला जाता है। जब पांड्य राज्य पर आक्रमण करता है तो उसने रामेश्वरम का जो मंदिर है उससे भी लूटा और उससे भी क्षति पहुंचाई। दक्षिण भारत में रामेश्वरम का जो मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां तक उसने विजय अभियान किए और वहां पर उसने मारकाट की और वहां पर भी उसने क्या है लोगों से धन वसूला। रामेश्वरम विजय प्राप्त कर ली। रामेश्वरम पर विजय प्राप्त करने के बाद में वह पुनः दिल्ली लौट आता है, परंतु यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने अधीनता नहीं मानी, इसने मना कर दिया कि हम अलाउद्दीन के अधीन नहीं है। यह है एकमात्र राज्य है जिसने अलाउद्दीन की अधीनता नहीं मानी। ठीक है, पांड्य राज्य एकमात्र दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इस प्रकार क्या है कि यह जो दक्षिण भारत के विजय अभियान अलाउद्दीन के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने करवाए थे, मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये चारों जो क्षेत्र हैं वहां पर विजय अभियान हुए, दक्षिण भारत पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की गई, परंतु उनमें से केवल एक राज्य पांड्य राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की। और इस प्रकार जो अलाउद्दीन का दक्षिण भारत अभियान है वो काफ़ी ज़्यादा सफल माना जाता है। और देखा जाए तो युद्ध की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा विजय अभियान पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन का इससे पहले ऐसा विजय अभियान किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ। और देखा जाए ना एक चीज़ और कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब इतने बड़ा विजय अभियान किया है, इतने बड़े क्षेत्रों में विजय प्राप्त किए, तो उसका सेनापति एक ही रहता है, मलिक काफूर। मलिक काफूर के अतिरिक्त उसने किसी को अधिकार नहीं दिया कि आप विजय अभियान में जाएं। तो उसका मलिक काफूर पे भरोसा था, मलिक काफूर से वह खुश था। वह तो अलग अलग चीज़ें हैं कि मलिक काफूर का क्या ओहदा है, परंतु मलिक काफूर पे बड़ा वह ट्रस्ट कर रहा था। और इसी कारण क्या है दक्षिण भारत में जो विजय अभियान हुए उनमें वह सफल भी रहता है। तो मलिक काफूर का जो दक्षिण भारत अभियान है वह पूर्ण रूप से सफल और पूर्ण रूप से क्रियाशील माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मलिक काफूर की जो ये अभियान सफल रहे, तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान कैसे रहे। अब जो अगला क्वेश्चन, अब कल हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी, ये दोनों चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और यह कंप्लीट होते ही हमारा जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, वो भी इस प्रकार से कंप्लीट हो सकता है कि आखिरकार अलाउद्दीन के अंत के पश्चात अलाउद्दीन की विजय अभियान कंप्लीट होने के बाद में अब क्या है, अलाउद्दीन की विजय अभियान कंप्लीट होने के बाद में केवल एक ही पॉइंट ये बचता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था क्या। दूसरा दो निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, अलाउद्दीन के उत्तर भारत विजय अभियान वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत विजय अभियान वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो तीसरा हमारा जो है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, वो हम अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का भी लास्ट चैप्टर है, वो हम अभी थोड़ी देर में कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा निबंधात्मक क्वेश्चन पर टिका हुआ है, ये अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, तो वो हम थोड़ा रुक के करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।